नमस्कार, इंडिया न्यूज के ई बिजनेस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोविड काल के दौरान कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव हम सबने देखे हैं और ऐसे में इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए व्यापारी यहां तक पहुंचे हैं, कारोबार को यहां तक बढ़ाया गया है। कोविड काल के बाद किस तरीके की परेशानी और लोगों के सामने आई है या किस तरह से और व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर रणनीति या फिर रोड मैप तैयार कारोबारियों की ओर से किया जा रहा है, आज इन सब पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय मैं करा दूं, हमारे साथ अनुराग अग्रवाल हैं जो कि निर्यातक हैं। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इंडिया न्यूज में ई कॉन्क्लेव में शामिल होने पर। साथ ही संचित मल्होत्रा हैं, समाज सेवक हैं, कारोबारी नेता हैं, आप दानदाता भी हैं। संचित जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की मदद की है, जिस तरह से आपने आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ाकर बाकी लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की और जिस तरह से लोगों की जरूरतों को आपने पूरा किया, वाकई में ये सराहनीय कदम है। सबसे पहले अनुराग जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं सर, ई कॉन्क्लेव की। किस तरह से उतार चढ़ाव आप लोगों ने आयात निर्यात के बिजनेस में, व्यापार में देखे हैं? इस सेक्टर को लेकर किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने कोविड काल के दौरान आई हैं और अभी की स्थिति की हम बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल है? अनुराग जी। सर नमस्कार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पे इंडिया न्यूज का। सर, कोरोना काल के अंदर तो जो कुछ हो रहा है वो सब लोग खैर मालूम ही है, जानते हैं कि 1.5 साल से इंडस्ट्री प्रॉब्लम में चल रही है। एक्सपोर्ट भी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर भी टाइम पे नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज हो रही है। फिर मतलब ये सारी प्रॉब्लमें तो चल ही रही हैं इंडस्ट्री में, जिससे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। एक्सपोर्ट में सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है, हमारा जो ऑर्डर होता है वो विद इन लिमिट होता है बायर के साथ में। मान लो बायर ने हमको ऑर्डर दिया 45 टू 90 डेज या 90 टू 120 डेज डिलीवरी की, और बाद में पता लगता है कि यहाँ पे अभी लॉकडाउन हो गया है, या कोई इंडस्ट्री को दूसरी प्रॉब्लम आ गई है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई है, या हमने ऑर्डर लेने के बाद में माल की हम देखते हैं कि रोज हमारे यहाँ पे जैसे यार्न है, स्टील है, सबके प्राइस एकदम इंक्रीज हो रहे हैं। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो वेट करती है कि हो सकता है ये प्राइस टेम्परेरी बढ़े हों, ये दोबारा सही हो जाएंगे। और देखते 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 प्राइस इतने हाई हो जाते हैं और समस्या इतनी मतलब गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा कोई टूल नहीं बना है इनके पास में कि जो इसको रोक सके, कि जो जो कि हमारे ऑर्डर हमने पकड़े हुए हैं कि हम उसको सही तरीके से शिपमेंट दे सके। आज हमारे चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, ये गारमेंट्स में खास करके ये सारे हमारे कंपटीटर हैं। और ये गलत होगा बोलना कि हम कंपटीटर हैं, हम तो उनसे खैर बहुत ज्यादा नीचे हैं। चाइना की जहाँ पे मतलब आप ये समझ के चलो 1000 बिलियन डॉलर की यहाँ एक्सपोर्ट है, वहां हमारी एक्सपोर्ट है खाली 17 बिलियन। गारमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। और वहीं बांग्लादेश जो हमसे बहुत छोटा है और कुछ भी नहीं है, उसकी है तकरीबन 36-37 बिलियन। मतलब ये सब हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमारे पास में सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है। खैर पिछले मतलब काफी सालों से सिस्टम में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी हो रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है सिस्टम में, लेकिन उतना फैसिलिटी नहीं है। अभी हमने ऑर्डर बुक किए कोरोना से पहले, उससे चलो हमने कैसे भी करके जोड़ तोड़ लगा के जो प्राइस इंक्रीज हुए थे हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लिए। हम जब शिपमेंट की जब पोजीशन में आए, तब जो रेट हम $1500 पे कर रहे थे वो $5000 रेट हो गया, $4500 रेट हो गया। उसके बाद कंटेनर नहीं मिल रहे। सर ये पार्टी जो बाहर बायर है वो कोई सुनने को तैयार नहीं होता ये बात को। उससे क्या होती है, अपनी इंडिया की इमेज वो डाउन होती है। कुछ कंट्री में बांग्लादेश, वियतनाम, ये ड्यूटी फ्री है, जहां पे हमको 19% बाहर कनाडा, यूएस वगैरह में हमको ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, वहां हमको ड्यूटी फ्री है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए भी हम बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्री है जहां इंडिया की लोकल खपत बहुत ज्यादा है। कोरोना के बाद में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मतलब बदलाव नहीं उन्होंने किया, या कुछ इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई राहत नहीं दी कि जिससे हम अपनी वर्किंग बढ़िया तरीके से कर सकें। जी की इस पर और विस्तार से आपसे मैं बातचीत करूंगा। संचित जी, किस तरह की परेशानियां आप लोगों के सामने आई हैं और मौजूदा दौर में पोस्ट कोविड की बात करें, कोविड काल के दौरान जिस तरह की चुनौतियां आप लोग फेस कर रहे हैं वो क्या हैं और कैसे उनसे पार पाने के लिए प्लानिंग आप लोगों की है? सर, कोविड जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद तो इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसके बाद इंडस्ट्री कभी उठ नहीं पाई। 2 साल हो गए, इंडस्ट्री कभी उठ नहीं पाई। इंडस्ट्री जीरो हो चुकी है। और इंडस्ट्री अभी अगर अब की बात करें तो अभी तो इंडस्ट्री चल रही है, बट यहाँ का जो कस्टमर है वो आने के लिए तैयार नहीं है। हर चीज का रेट इतना ज्यादा है, टैक्सेस इतने ज्यादा हैं।
हर चीज मतलब लिमिट से बाहर हो चुकी है हमारे लिए। जी। इसलिए हम लोग फैक्ट्री भी चलानी हमने, तो हम सोच के चला रहे हैं कि इसको कैसे चलाएं, कैसे ना चलाएं, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी लेबर, इस टाइम तो लेबर की भी बहुत शॉर्टेज है। कस्टमर यहाँ पे आ नहीं रहा, माल बिक नहीं रहा, बना बना के अंदर रख रहे हैं। जो कोविड की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री को एक राहत दी थी कि जिन जिन लोगों की बैंक से रिलेटेड है, इंडस्ट्री तो बैंक रिलेटेड चलती है, इंडस्ट्री को जितनी उनकी बैंक में सीसी लिमिट चलती है या जो हमारे ऊपर जो कर्जा, उसको बढ़ावा दिया था। पहले 10% दिया, फिर 20% दिया। चलो इंडस्ट्री ने लेना भी शुरू कर दिया, बैंकर्स ने ये कहना शुरू कर दिया इसमें आपको मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और बैंकर आपको परेशान नहीं करेंगे। ये उल्टा ही काम हो गया। जब लॉकडाउन खुला, इंडस्ट्री ने वो पैसा लिया, कि आप इसको धीरे धीरे पे करते जाएं, पर बैंक आज कितना टाइम लॉकडाउन रहा, बैंक की कोई इंस्टॉलमेंट बंद नहीं हुई, फैक्ट्री बंद रही, इंडस्ट्री बंद रही, पर हमारे सिर पे इंडस्ट्री के ऊपर कर्जा बढ़ता रहा, बिजली के बिल आते रहे। मतलब हर तरफ से परेशानी ही परेशानी है इंडस्ट्री को इस टाइम तो। ठीक है, यानी संचित जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर एक बोझ बढ़ा है आप लोगों के ऊपर, जिससे पार पाना अब काफी मुश्किल भरा आप लोगों को लग रहा है। इसके लिए जाहिर तौर पर कोई ठोस और कड़े इंतजाम होने चाहिए। इस पर मैं आऊंगा आपके साथ और भी बातचीत करूंगा, लेकिन बात करें अगर अनुराग जी किस जी तरह की और आगे प्लानिंग आप लोगों की ओर से की जा रही है? उम्मीदें, अपेक्षा आप लोगों को किस तरह से अपने व्यापार को लेकर हैं, किस तरह और आगे आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं? सर, व्यापार में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। सर, जो जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी, मतलब हमारा मेनली हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से हम माल मटा के एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर के ट्रेडर से भी माल लेके एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर में सर जीएसटी का सिस्टम बढ़िया नहीं है इनका। अभी तक एक्चुअल क्या है, जो सिस्टम बना है उसको ये पूरा फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। मतलब उसके अंदर बहुत सारा खामी है जो कि एक्सपोर्टर के लिए बड़ी परेशानी है। उसके बाद में जैसे कुछ देर में सरकार इंसेंटिव देती है, रोक देती है, फिर बोलती है 6 महीने रुक जाओ, साल रुक जाओ, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। सर, हमारे मार्जिन इतने छोटे होते हैं एक्सपोर्ट के कि हम एक एक चीज, एक एक रुपया विच कैलकुलेट करके हम बायर को प्राइस देते हैं, बिकॉज हम इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। वहां पे हमारे कंपटीटर हमसे बहुत आगे हैं, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, तो हम फिर भी किसी तरीके से सर्वाइव करना होता है। लेकिन सरकार ने उस तरीके से उनकी सोच नहीं बदली। सोच बदलने मतलब कि जो चीज हमको प्रॉपर टाइम पे दी जाए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, हम अपने एक्सपोर्ट को हम और ग्रोथ कर सके। हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है सर, इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है। और यहाँ पे लोगों का मुद्दा रहता कि रोजगार नहीं मिल रहा। सर, रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर सिस्टम सही तरीके से बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेली इंडस्ट्री। बिल्कुल भाई साहब ने सही बोला, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लोकल ऑर्डर नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्रिएट होकर रखी हुई हैं सर। ठीक है सर, इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन संचित जी आपने मैन पावर का जिक्र किया। कोरोना काल के दौरान पलायन की समस्या आप लोगों के सामने आई थी, क्योंकि जब कर्मचारियों को काम नहीं मिल रहा था तो वो अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर पलायन बड़ी संख्या में किए। उसके बाद जब कोविड का काल खत्म हुआ या फिर कहें कि लॉकडाउन खत्म हुआ, थोड़ी ढील सरकार ने देनी शुरू की। उसके बाद क्या आप लोगों के पास मैन पावर की कमी है और अभी उस सिचुएशन से आप कैसे निपट रहे हैं? सर, मैन पावर की बात करें तो अगर लॉकडाउन अब खत्म हुआ है, जो चीज हमारे को लॉकडाउन से पहले, अभी आपको पता पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे हैं, जो चीज हमारे को इंडस्ट्री में, हमारी मेन इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट है, एक यार्न जिसको बोलते हैं धागा, वो धागा ऐसे लॉकडाउन से पहले बात करें तो वो धागा 85 और 90 की रेंज में हमारे को मिलता था। ठीक है, आज वही धागा पेट्रोल की वजह से आज वो धागा 125 रुपए, 130 रुपए मिल रहा है। इसलिए ये इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल हो चुका है पेट्रोल की वजह के ऊपर। अभी इंडस्ट्री चलानी बहुत मुश्किल में है। हम अपने बेस के ऊपर, अपने बिहाफ के ऊपर आज रिस्क ले रहे हैं। मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडस्ट्री को कोई राहत नहीं है। बात की जाए जीएसटी की, जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिफरेंस रखा हुआ है जिसमें 7% का डिफरेंस है। हम लोग 12% पे एक चीज खरीदते हैं, 5 में बेचते हैं। 7% का जो मार्जिन, जो 7% हमारे को मिलना चाहिए जीएसटी की डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हमारे को मिल नहीं रहा। अगर हम बात करने जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, 15 दिन रुक जाओ, 20 रुक जाओ, महीने पर उधर 6 महीने बीत जाते हैं तो वो ना देने का नाम लेते हैं, वो आगे से आगे बहाना लगाते हैं। जीएसटी में तो ज्यादा नुकसान डिपार्टमेंट को जीएसटी में हुआ, क्योंकि जीएसटी की
जो अफसरशाही है, जो अफसर हैं, ये अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और इंडस्ट्री को जीएसटी में कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही हो रहा है। इंडस्ट्री को नुकसान ही हो रहा है इस टाइम जीएसटी में। जी, क्योंकि आपने और संचित जी ने कई सिमरल बातें कही हैं और इसमें आप लोगों ने जीएसटी का जिक्र किया है, महंगाई का जिक्र किया है, तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसका जिक्र किया है। कितना प्रभाव पड़ा ये तो आपने बताया, लेकिन उम्मीदें, अपेक्षाएं किस तरह से आप लोग सरकार से कर रहे हैं और क्या चाहते हैं कि क्या सुधार होना चाहिए? अनुराग जी। सर सुधार की बात ये है, एक तो सरकार को, जैसे हम इंडिया, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमको कोई भी शिपमेंट के लिए हमको जो कंटेनर की फैसिलिटी है वो पोर्ट तक चाहिए होती है, चाहे वो गुजरात का पोर्ट हो, चाहे वो चेन्नई पोर्ट हो, चाहे वो कलकत्ता पोर्ट हो, चाहे वो मुंबई पोर्ट हो। उसके लिए हमको सर इंडियन रेलवे ही काम कर रही है, या प्राइवेट सेक्टर में भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं सर। एक उसके अंदर में हमको सब्सिडी चाहिए, ताकि जो मुंबई के पास इंडस्ट्री है उनको वो 70,000 पर कंटेनर का खर्चा नहीं पड़ता, जो कि लुधियाना वाली इंडस्ट्री को पड़ता है, जब पंजाब की इंडस्ट्री को पड़ता है, या दूसरी दिल्ली की इंडस्ट्री को पड़ता है। एक तो हमारे अंदर, उसके अंदर हमको वो चाहिए, सब्सिडी चाहिए कि हम इतने ही चार्ज लेंगे ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी एक्सपोर्ट करो। ये बहुत जरूरी है, देनी चाहिए, ताकि हमारी जो सी पोर्ट से दूर सिटी हैं उनके लिए बढ़िया हो जाएगा। उनको कंपटीशन, अपने जो दूसरे भी 70,000 इज बढ़िया अमाउंट है ये, उसके अंदर 15,000, 20,000, 25,000 फिक्स करना चाहिए कि कोई भी पार्टी कहीं से भी पोर्ट से शिपमेंट करती है तो उसका रेलवे का हम आपसे इतना ही चार्ज करेंगे। दूसरा, सरकार को जैसे अभी फ्रेट इतने इंक्रीज हो गए, जो $1,500 का फ्रेट था वो $5,000 तक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहुंच गया है। वो $5,000 फ्रेट पहुंच गया सर, वो कहां से कैलकुलेशन के अंदर ऐड करेंगे? $5,000 में कंटेनर नहीं है, बिकॉज 2-3 शिपिंग लाइन जो बड़ी कंपनी है वो तो आपस में सारी मर्ज हो चुकी है एक दूसरे के साथ। अब उन्होंने अपनी गुंडागर्दी, अपना ये मतलब करके एकदम इतना इंक्रीज कर दिया। क्या अगर मान लो, सपोज कर लो, पेट्रोल डीजल उनके लिए भी बढ़ गया होगा, चलो खैर ये इंडिया में समस्या की इंडिया में बढ़ा है। अगर उन्होंने आपस में ऐसा क्लब कर दिया तो सरकार को भी ना कोई रोल ऐसा बीच में करना चाहिए कि नहीं भाई, तुम इतना इंक्रीज नहीं कर सकते हो फ्रेट, इतना कैसे तुम इंक्रीज कर दोगे? आज हम ऑर्डर लेके आते हैं $1,500 के फ्रेट के हिसाब से, जब शिप करते हैं तो दे रहे हैं $4,000, $5,000। ये कैसे पॉसिबल होगा सर? हर सरकार को तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना बीच में। कोई हमारा कोई छोटा सा देश तो है नहीं। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। इस पर और विस्तार करने की, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत भी है और जाहिर तौर पर आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो सबने देखी हैं और जिस तरह से आप लोगों ने सर्वाइव करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। संचित जी, आप क्योंकि समाज सेवक भी हैं, दानदाता हैं, लोगों की आपने मदद कोरोना काल के दौरान की है, किस तरीके से आपने लोगों तक मदद पहुंचाई और कैसी स्थिति, कैसी कंडीशन लोगों की आपने देखी है? क्योंकि थर्ड वेव का अभी भी अंदेशा है और ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ये प्रभावित कर सकती है और स्थितियां भयानक ना बने और विकट परिस्थितियां ना बने, इसको लेकर आपकी और तैयारी क्या कुछ है? सर, जो पिछले लॉकडाउन में जो हमने स्थिति देखी है वो बहुत बुरी स्थिति देखी है। हमने यहाँ पे, चलो मैं अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पे तो भूखमरी हमने अपनी आंखों से देखी है। तो हमारे अंदर जो जमीर है, हम अपना जमीर जगाया यार, हम तो इंडस्ट्रीज हैं, हम तो चलो फिर भी मैनेज कर लेंगे। जो ये लेबर लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमारी एक टीम थी, हमने टीम में बैठ के एक मीटिंग करके डिसाइड किया। तो हमने कम से कम 2 महीने पर्सनल लेवल के ऊपर बिना किसी डोनेशन के हमने उन गरीबों तक खाना पहुंचाया, 3 टाइम का पहुंचाया, उनको हर तरह की फैसिलिटी हमने अपनी तरफ से दी है। और हम चाहते हैं कि ये जो थर्ड वेव आ रही है इसको कंट्रोल में किया जाए, दोबारा लॉकडाउन लगने की नौबत ना आए। अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया तो पिछले से ज्यादा भूखमरी अब होगी, अब लोग थोड़े खराब होंगे, इंडस्ट्री भी खराब होगी, हर तरह का जो इंडस्ट्री का पर्सन है वो हर तरह का खराब होगा, इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी दोबारा। अभी तक दो बार लॉकडाउन लग चुका, इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई अभी तक। जी, क्योंकि संचित जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से कैसे व्यापार को एक बड़ा झटका लगा है, आर्थिक तौर पर किस तरीके से कमर टूटी है व्यापार की, इसको देखते हुए आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर को? क्योंकि आने वाले वक्त में फिर से लॉकडाउन ना हो या फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या आप लोगों की प्लानिंग है और किस तरीके से आगे आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उम्मीदें और सरकार से कर रहे हैं? और हम तो गवर्नमेंट से यही करते हैं कि जो वेव 3 आने वाली है, लॉकडाउन दोबारा लगने के जो अफवाहें हैं या सच्चा गलत हमारे को नहीं पता, ये काम ना हो तो इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रोथ कर जाएगी। क्योंकि इंडस्ट्री के साथ हर पर्सन जुड़ा है,
हम लोग भी किसी के साथ जुड़े हैं, इंडस्ट्री के साथ भी कोई जुड़ा हुआ है, हम तो सरकार से यही कहते हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। हम यही दरखास्त सरकार से करते हैं। ठीक है अनुराग जी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें अभी बताई गई हैं, संचित जी ने भी, आपने भी उन बातों का जिक्र किया है। लगभग कारोबार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, मैन पावर की कमी हुई है, आर्थिक तौर पर आप लोगों की कमर टूटी है, और इसके साथ ही किस तरह से व्यापार को एक बड़ा झटका कोरोना काल में लगा है, ये आप लोगों ने बताया है। लेकिन आगे किस तरह की प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, और आपका जो बिजनेस है निर्यात आयात को लेकर किस तरह की और उम्मीदें आपको सरकार से हैं, इस पर मैं चाहूंगा आप बताएं, और किस तरह और सुधार की आवश्यकता इसमें होनी चाहिए। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे ये कोरोना काल का समय चल रहा है, जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है, जो लोकल जिनकी सेल है, उनके अंदर सबसे बड़ा सर इफेक्ट ये हो रहा है क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहा। सर मैन पावर की जहां तक प्रॉब्लम है, चलो मैन पावर भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के पास जब ऑर्डर ही नहीं होंगे सर मैन पावर लेके करेगा ही क्या? वो उसको तो खर्चा देना ही पड़ेगा ना जी। जो हम अपने आदमी सैलरी पे रखते हैं, जो हमारे कारीगर काम करते हैं, उनकी तो सैलरी हमको सर महीने में 2 बार जो सिस्टम बना हुआ 7 और 22 वो तो देनी पड़ेगी ना जी, वो तो हम रोक ही नहीं सकते। उसपे जब हमारे पास ऑर्डर ही नहीं होंगे, जब हमारे पास ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, आगे हमारे पास कस्टमर नहीं होंगे, कस्टमर के पास ऑर्डर नहीं होंगे, तो सर वो मैन पावर हमारे यूज नहीं कर सकते हम। तो अब पहले बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी तो इसलिए बढ़ रही है ना सर, आदमी इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं, और कोई दूसरा रीजन नहीं है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, हमारे देश के पास में, हमारी सरकारों के पास में सिस्टम नहीं है कि इसको सही तरीके से हम मैनेज करें। कि जैसे कोरोना में प्रॉब्लम हुई, चलो इस बार इन्होंने लॉकडाउन लगाया, लेकिन फैक्ट्री के लॉकडाउन नहीं था, ठीक है, बहुत बढ़िया बात थी कि इसमें चलो जो पीरियड निकला, लेकिन दुकानें सारी बंद थी। सर सेल तो दुकान पे होना है ना, माल फैक्ट्री का अगर जो भी माल बनेगा वो कस्टमर तो वही लेके जाएगा जो दुकानदार है, जिसने रिटेलिंग करनी है। होलसेलर बीच में हट गया, रिटेलर बीच में हट गया, तो क्योंकि दुकान काम बंद पड़ा है, हम फैक्ट्री चला के क्या करेंगे कोरोना काल में? अगर हमारी फैक्ट्री चलाने की सरकार ने परमिशन दी, बहुत बढ़िया किया, पर उसका कोई फायदा ही नहीं, बेनिफिट ही नहीं था, क्योंकि उसके रिलेटेड जितने आदमी थे वो सारे बंद थे। तो इसलिए सारी इंडस्ट्री को ऊपर मार पड़ गई। पिछले 3 सीजन है, सर्दी गर्मी फिर सर्दी, तीनों पिट रहे हैं सर सीजन। होजरी के लिए बहुत खराब सीजन है। अभी पीछे आपने सुना होगा 15 दिन लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, जो लोहे की इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, सर बंद हो गई। प्राइस कहां से कहां पहुंच गए। अब जो 15 दिन बंद हो गई सर, मैन पावर क्या करेगी? अगर उनको सैलरी नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा, अगर आप सैलरी दोगे तो आप मतलब खत्म हो जाओगे। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम सर, इसको तो एक एक्चुअल क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, जी हम मिनिस्टर बनाते हैं सर अपने को। सर इंडस्ट्री जो मिनिस्टर बनाया उसकी इंडस्ट्री होनी चाहिए, ताकि उसको नॉलेज हो कि मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आई थी। जो एक्सपोर्ट का मिनिस्टर बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट की नॉलेज हो। सर मिनिस्टर तो हमने वैसे ही बना दिया ना, किसी को भी पकड़ के चल ठीक है इसको खुश करना है, ये मिनिस्ट्री। ठीक है सर, ठीक है, यानी एक बेहतर मैनेजमेंट इस दौर में कम से कम आवश्यकता इसकी है। संचित जी, एक सवाल आखिर में चलते चलते आपसे चाहूंगा, थोड़ा निजी भी है। कारोबारी आप नेता भी हैं, व्यापारियों को भी उनकी समस्याओं को आप लोगों को मैनेज करना है, समाज सेवा भी आपको करनी है, घर परिवार का ध्यान भी रखना है, कैसे इन चीजों को आप बैलेंस करके चले? सर घर परिवार तो देखो चलाना ही है, ठीक है। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ, जैसे अनुराग जी ने बताया कि फैक्ट्री चल रही थी, हम लोग फैक्ट्री चला रहे थे, ठीक है, हम लोग भी टाइट थे, हमारे को भी घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि फैक्ट्री चला रहे हैं, गवर्नमेंट ने, सरकार ने बोल दिया जी फैक्ट्री में कोई लॉकडाउन नहीं है, लेबर काम करेगी, लेबर ये करेगी। लेबर तो काम करेगी, इंडस्ट्री क्या करे? अगर लेबर माल बेचेंगे कहाँ पे? माल तो बिकेगा नहीं। कितना हम बैंक से लेके अपना बैंक से पैसा लेके अपना इंडस्ट्री में यूज करें, कल को बैंक को वापस भी करना है, तो लास्ट में यही है कि हम लास्ट हमारी जो स्थिति है, जो आगे अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारे को अपने घर चलाने मुश्किल हो जाएंगे, हम अपने घर भी नहीं चला सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया संचित जी और साथी अनुराग जी आपका हमारे साथ ई कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। आप लोगों ने बताया कि किस तरह से चुनौतियां आप लोगों के सामने रही हैं, कैसे उनसे पार पाते हुए यहाँ तक आप पहुंचे और क्या सुधार और आगे होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में जागरूकता है, इसलिए चलते चलते आप सभी से अपील करूंगा कि आप संक्रमण को लेकर जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए सत्र से मुझे दीजिए इजाजत। इंडिया न्यूज के साथ आप लगातार बनिए, ई कॉन्क्लेव जारी है।